रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 6 है IFRS 9 का। छोटा सा लेक्चर होगा ये कंपैरेटिवली, क्योंकि आई हैव टू गो समवेयर। दो तीन चीज़ें बताऊंगा, फिर आप उस पर सोचेंगे। फिर हम जो है इसका प्रॉपर नेक्स्ट जो अकाउंटिंग में एक ही हमारी रह गई है वो हम करेंगे, ठीक है। एक क्लास रह गई है, बाकी की अकाउंटिंग हम कर चुके हैं। तो कल वाला लेक्चर एक हो आप सब ने रिवाइज किया होगा। अभी तक हमने क्या कहा था जी भाई साहब? यहाँ पे करें, ऊपर जाके बात करते हैं जिधर हमने। हम्म, 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 हाँ, अलग अलग अकाउंटिंग पे ना हमने बात की थी। कौन सा कलर ले, या हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये लेक्चर तो याद है ना? होल्डिंग इंटेंशन पे होता है, जो मेच्योरिटी तक रखते हैं उसे क्या कहते हैं? मोटाइज कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट्स। ये अकाउंटिंग हम कर चुके हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर नंबर 5 में हमने ये अकाउंटिंग की है, ठीक है। ये होगी FVTPL डेट इन्वेस्टमेंट, ये भी हम कर चुके हैं। FVTPL इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये भी हम कर चुके हैं अकाउंटिंग। FVTOCI इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये भी हम कर चुके हैं अकाउंटिंग, ठीक है। तो अभी सिर्फ कौन सी रहेगी है? ये वाली FVTOCI डेट इन्वेस्टमेंट, ये अकाउंटिंग रहेगी है। बाकी एक, दो, तीन, चार। तीन मतलब इन दोनों की कैसी थी ना, FVTPL इक्विटी की और FVTPL डेट की। तो एक, दो, तीन, चार किस्म के हम कर चुके हैं। सिर्फ ये वाली FVTOCI डेट इन्वेस्टमेंट रहती है। और ये कौन से ऐसे डेट इन्वेस्टमेंट है जो होल्ड एंड सेल करने हैं, कुछ ऐसा रख के बेचने हैं, ठीक है। तो आज हम जो है वो इसकी अकाउंटिंग करेंगे। उससे पहले मैंने आपको कहा था, मुझे याद कराइएगा कि एक चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताना है जो बुक में लिखा हुआ था। और फिर हम आगे जो है अपना लेक्चर नंबर कौन सा है, 6 है, हाँ। ठीक है। अच्छा, बुक में एक बात लिखी हुई थी कल, कहाँ गई? ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज ऑफन डिस्क्राइब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली थी। IRR भी कहा जाता है इनको। और इसकी जो कैलकुलेशन है वो CA फाइनल्स में है। QMS के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड्स, जो PRC के अंदर एक सब्जेक्ट था, उसके अंदर भी ये होती थी, लेकिन उस लेवल पे नहीं होती थी। बहरहाल कोई मसला नहीं। हाउ ट्रेड रिसीवेबल्स आर एक्सेप्शन। अच्छा, ये सुपर वाली बात है। अमोर्टाइज कॉस्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। अब इस बात का क्या मतलब है? अमोर्टाइज कॉस्ट किसी भी एसेट की क्या होती है? इज है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, ठीक है। किसी भी अमोर्टाइज कॉस्ट, एसिड की मोटाइज कॉस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रही होती है। आए इस बात को हम प्रूव करें। ये एक मजेदार सवाल है। फ्यूचर कैश फ्लोज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब दूसरे साल के आखिर में एसिड की वैल्यू क्या है बुक्स में? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10,543, 10,543। अब जो बात उसमें लिखी हुई है ना, कि ये जो है, कहाँ पे लिखूं? यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट है ना, क्लोजिंग बैलेंस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बराबर है किसको? किसके बराबर है? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, तो दूसरे साल के आखिर में यहाँ पे आप खड़े हो जाएं, ठीक है। और फ्यूचर में देखें, मुस्तकबिल में, तो आपको अभी कितने पैसे और मिलने हैं फ्यूचर कैश फ्लोज के? आपको कितने कितने पैसे और मिलने हैं? तो आप कहेंगे यार ईयर 3 में मुझे 1,200 मिलने हैं, और ईयर 4 पे 1,200 प्लस 10,000 मिलने हैं। दूसरे साल के आखिर में यही फ्यूचर है ना,
पहला साल भी गुजर चुका है, दूसरा साल भी गुजर चुका है, दूसरे साल के आखिर में आप खड़े हैं और आगे देख रहे हैं। आप कह रहे हैं अच्छा दूसरे साल के आखिर में मुझे अब क्या पेमेंट मिलनी है, तीसरे साल वाले 1200 मिल रहे हैं और चौथे साल वाले 1200 मिल रहे हैं, और साथ में 10,000 रुपया जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो वापस मिल रही है। तो यानी अगले साल आपको 1200 मिलने हैं, उससे अगले साल आपको 1200 भी मिलने हैं, और 10,000 भी, कितना हो गया 11,200, 11,200 मिलने हैं। ऐसे ही है, यही बात लिखी है ना। यार एक तो आप बोलते नहीं है, या शायद मैं सुन नहीं सकता। ये amortized कॉस्ट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, फ्यूचर की जितनी कैश फ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होगा यूजिंग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे आप प्रेजेंट वैल्यू करें, तो प्रेजेंट वैल्यू तो करना आपको आता है, नहीं नहीं आता। हम्म, हम्म, ठीक है, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का क्या है, 8.92%। तो 1.0892 की पावर वन, और ये 1.0892। प्रेजेंट वैल्यू को पता ही है ना, किसी भी चीज़ को डिवाइडेड बाई 1 + r की पावर n से डिवाइड कर दो तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकल आती है। r क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट होता है, ठीक है, जो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव रेट हम यूज़ करें 8.92, और n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू करें तो ये 10,000 इसके भी इक्वल आएगा। तो करें ज़रा, कैलकुलेटर निकालें। 1200 डिवाइडेड बाई 1.0892, ये आ गया 11,002। ठीक है, 1101.7 है, इसको राउंड ऑफ कर, फिर 11,200 डिवाइडेड बाई 11.0892 की पावर टू, तो 9440। इसको जमा करें 1102, तो क्या आंसर आया, 10543, या टू, 1 रुपये का फर्क है, वो राउंड ऑफ पे, तो ये इसके बराबर है ना। तो ये बात लिखी हुई थी, और ये बात बड़े मजे की काम की बात है, जिंदगी में आपको काम आएगी, अभी आप सिर्फ लिख ले, समझ ले। क्या बात लिखी हुई थी, कि किसी भी साल के आखिर में आप चले जाएं, तो हम दूसरे साल के आखिर में चले गए, कहता है ये अमाउंट उसके बराबर होगी जो फ्यूचर कैश फ्लोज होंगी, उनकी प्रेजेंट वैल्यू करें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे। तो फ्यूचर कैश फ्लोज कितनी है जी, 1,200, और 1 साल और 2 साल, दूसरे साल 1,200 प्लस 10,000, तो 11,200। दो कैश फ्लोज है, इनकी प्रेजेंट वैल्यू करनी है, किस पे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये है, ठीक है। तो ये वाला 1 साल दूर है तो इसको 1 लिखा, ठीक है, ये वाली 2 साल दूर पड़ी है पेमेंट, तो इसको 2 लिखा। तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू की तो आपको आंसर यही आया। तीसरे साल की भी आखिर में यही हो सकता है, ठीक है, आप प्रूफ कर लेना, ठीक है। तीसरे साल के आखिर में क्या है अमाउंट, 10 to 83। ठीक है, 10 to 83 है, ये किसके बराबर है, फ्यूचर कैश फ्लोज। फ्यूचर कैश फ्लोज कितनी है तीसरे साल के आखिर में, तो अब एक ही साल रह गया, तो एक साल की कितनी कैश फ्लोज है, 1,200 ही है और 10,000 ही है, तो ये कितनी हो जाएंगी, 11,200। उसकी प्रेजेंट वैल्यू करो किस रेट पे, रेट क्या है, 8.92%। और कितने साल दूर पड़ा है, 1 साल दूर पड़ा है, तो पावर वन। तो इसके करेंगे कैलकुलेशन, तो ये इसके बराबर आएगी। तो कहने का मतलब ये है इस लाइन का, कि amortized कॉस्ट किसके बराबर होगी, हमेशा जो क्लोजिंग बैलेंस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, कि उसके आगे जितना भी फ्यूचर है वो कैश फ्लोज लिखें, उनकी प्रेजेंट वैल्यू करें किस पे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, तो उसके बराबर आएगी। तो हमने ये प्रूफ भी कर लिया, आप सारे सवालों में करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें आप क्या करना, ईयर वन पे भी देख लेना बेशक। ठीक है, ईयर वन के आगे कितनी कैश फ्लोज हैं, पहले साल ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल ये, तो 3 सालों की करें, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, तो आपको 1071 के बराबर आएगा। ठीक है, ये बात इसलिए हम है कि आगे हम जब क्रेडिट वाले में जाएंगे ना, ईसीएल वगैरह चीज़ें, तो वो उसमें काम आएगी, तो इस अभी आप समझ लें बस, कि हर जो है वो, और एमसीक्यूज में भी बात आ सकती है, बहुत मज़े की बात है ये, ठीक है। 10,781 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज फ्यूचर कैश फ्लोज 1200 पहले साल, दूसरे साल 1200, तीसरे साल 1200 प्लस 10,000। और ये 11,000 किसके बराबर है? फ्यूचर कैश फ्लोज। तो 11,000 के बाद कितनी फ्यूचर कैश फ्लोज आनी है? पहले साल के आखिर में 1200 मिल रहे हैं, दूसरे साल के आखिर में 1200 मिल रहे हैं, तीसरे साल के आखिर में 1200 मिल रहे हैं, चौथे साल के आखिर में 1200 प्लस 10,000। तो इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू करोगे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, जो कि 8.92 है, तो आपके पास आएगा 11,000। ठीक है, तो ये फ्यूचर की प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, ये बात यहाँ तक हमें समझ आ गई। हाउएवर ट्रेड रिसीवेबल्स आर एन एग्जेम्पशन टू दिस ट्रीटमेंट। ये मजे की बात है। हमने क्या कहा था भाई कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट, बिल्कुल ऐसे। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल एक ऐसी चीज़ है ना जिसकी हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं करते। ट्रेड रिसीवेबल्स नॉट प्रेजेंट वैल्यू। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली ये देखने में आया है कि ट्रेड रिसीवेबल जो आम आप उधार पे चीज़ें देते हैं, तो मैक्सिमम आप कितना क्रेडिट दे देंगे? 30 दिन का। ठीक है, सॉरी, 30 दिन का दे देंगे, 40 दिन, 45 दिन, 90 दिन, इससे ज़्यादा आप उधार पे चीज़ें नहीं देते। तो स्टैंडर्ड ने ये अलाउ किया है कि भाई या तो हो ना 4-5 साल पेमेंट दूर पड़ी हो, तो उसको हम प्रेजेंट वैल्यू करते हुए भी अच्छे लगते हैं। 30-40 दिन में, 90 दिन, 70 दिन में क्या फ़र्क आ जाएगा? तो इसलिए ट्रेड रिसीवेबल मतलब मैंने 100 रुपये की उधार पे चीज़ें बेची, तो ट्रेड रिसीवेबल अंडर डेबिट सेल्स क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, उधार पे चीज़ें बस। तो इसको हम रिकॉर्ड कर दें। ये नहीं कि ये पैसे यार मुझे 40 दिन बाद मिलने हैं, 50 दिन बाद मिलने हैं, तो उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू करूँ। तो ट्रेड रिसीवेबल में आपने प्रेजेंट वैल्यू नहीं करनी। फाइनेंशियल एसेट में तुम्हारी मजबूरी है कि भाई 4 साल 5 साल जिंदगी होती है उसकी एसेट की, ठीक है, तो उसके लिए हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू कर रहे होते हैं, और साथ साथ पैसे भी मिल रहे होते हैं। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल के चक्कर में है तो फाइनेंशियल एसेट और पैसे भी बाद में मिलने हैं, लेकिन उसकी आपने प्रेजेंट वैल्यू नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि 30 दिन, 40, 50 दिन, 90 दिन का फर्क होता है। अगर कोई डेटर लेट भी हो गया, फॉर एग्जांपल केस चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, 2 साल बाद पैसे मिलेंगे, ठीक है, केस लगा दिया, अदालत में चले गए जी, डेटर पैसे नहीं दे रहा, बैड डेट बन गया, याद है, प्रोविजन बनाई है इसके लिए, डाउटफुल डेट बन गया, 2 साल बाद फिर भी उसकी हमने स्टैंडर्ड में लिखा है कि भाई ट्रेड सिविल के केस में इन चक्करों में नहीं पड़ो कि प्रेजेंट वैल्यू करूँ या नहीं करूँ, जितने की सेल की है उतने का आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है, और जो प्रोविजन है उतनी प्रोविजन रिकॉर्ड कर दो, प्रेजेंट वैल्यू नहीं करना। तो यही बात ये भाई साहब यहाँ पे लिखी हुई है। ट्रेड रिसीवेबल आर एग्जाम्पशन टू दिस ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल में आपने प्रेजेंट वैल्यू या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और फलाना टिमकाना कुछ भी नहीं करना, बस जितने के हैं उतने के लिख देनी है। और वो IFRS 15 के मुताबिक वो हमारे सिलेबस में, तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट की ट्रीटमेंट मुकम्मल हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हमने क्या कहा था? FVTOCI डेट, पूरा नाम इसका क्या है? FVTOCI डेट इन्वेस्टमेंट, ये ऊपर लिखा हुआ है, डेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, FVTOCI डेट की ना ट्रीटमेंट सारी की सारी एमोर्टाइज कॉस्ट वाली है। क्या बोला? FVTOCI डेट की इन्वेस्टमेंट की ट्रीटमेंट सारी की सारी एमोर्टाइज कॉस्ट वाली है, सिर्फ दो फर्क है, टू डिफरेंसेस। ठीक है, अकाउंटिंग, चले मैं बल्कि वहां पे लिखता हूँ नोट्स में। अगली हमारी क्या है जी? FVTOCI डेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने क्या क्या सारी अकाउंटिंग एमोर्टाइज कॉस्ट वाली है। एक बात, सिर्फ दो फर्क है। ठीक है, दो फर्क क्या है इसमें? एक तो ये फर्क है कि दो टेबल बनेंगे, यहाँ पे दो टेबल बनेंगे, वहां पे एक टेबल बनता था ना, यहाँ पे दो टेबल बनेंगे। और
दूसरे टेबल में, दूसरे वाले टेबल में, ठीक है, एसिड फेयर वैल्यू पर जाएगा, ठीक है, एसिड फेयर वैल्यू पर जाएगा, और फेयर वैल्यू गेन या लॉस जो भी है, ठीक है, रिकॉर्ड होगा, फेयर वैल्यू गेन लॉस रिकॉर्ड होगा, ठीक है, रिकॉर्ड कहाँ पे होगा? ओसीआई के अंदर, ठीक है, कि उसके इसका नाम क्या है? ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओसीआई, रिकॉर्ड होगा ओसीआई के अंदर, ठीक है। दोबारा सुने, एफवीटीओसीआई डेट इन्वेस्टमेंट की सारी अकाउंटिंग एमोर्टाइज कॉस्ट वाली है, जो हमने ऊपर किया था ना एमोर्टाइज कॉस्ट कल पिछले लेक्चर में, कि इनिशियली रिकॉर्ड एट क्या होता है, इनिशियली रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, ठीक है। उसके बाद उसका टेबल बनाओ, टेबल कैसे बनता है? इंटरेस्ट वाला इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे, बैंक वाला कॉलम कूपन रेट पे एक्चुअली रिसीव हुआ है, और उसकी जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी वही हैं, सारी अकाउंटिंग सेम है, सिर्फ दो फर्क हैं। इसमें क्या दो फर्क है? एक तो एक्स दो टेबल बनेंगे, एक वही टेबल होगा, एक नया टेबल होगा, ठीक है। और जो नया टेबल होगा ना, दूसरा टेबल, दूसरे वाले टेबल में एसिड को आप फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे, और गेन लॉस आएगा वो रिकॉर्ड होगा, और गेन लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे? एफ बी टी ओ सी आई इन्वेस्टमेंट वाली गेन लॉस, ठीक है। सारे की सारी अकाउंटिंग सेम है, क्या फ़र्क है? एक तो ये फ़र्क है कि दो टेबल बनेंगे, और दूसरा, दूसरे वाले टेबल में एसिड फेयर वैल्यू पे जाएगा और गेन लॉस आएगा। जाहिर बात है, जब भी कोई चीज़ फेयर वैल्यू पे जाती है, या तो फेयर वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है, तो गेन या लॉस आता है। तो गेन लॉस रिकॉर्ड होगा कहाँ पे? रिकॉर्ड होगा ओसीआई में, रिकॉर्ड होगा, ये फ़र्क है। ये लिखें। फिर आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, कल हम इंशाल्लाह वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ये देखें, वही है, एफ ई टी से कि दीज आर इनिशियली मेड एट फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, वही है जो ऊपर था, यहाँ पे भी यही था ना, फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है, सही है। और सब्सिक्वेंटली जो है वो फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं उसको, ठीक है, हर साल दूसरा वाला टेबल उसको फेयर वैल्यू पे लेके जाता है। यहाँ पे क्या, सब्सिक्वेंटली मोटाइज कॉस्ट, मतलब एक ही टेबल बनता है, यहाँ पे दो टेबल बनते हैं। द अमाउंट that are recorded in are the same as amount that have been recorded in P&L if the asset amortized cost। तो वही बात है कि P&L में या इंटरेस्ट वाला जो पहला टेबल है वो वही बनेगा, जैसा समझो कि amortized कॉस्ट है, वही वाला टेबल बनेगा। एनी डिफरेंसेस मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन ओसीआई, ये बात मैंने की है कि दो टेबल बनेंगे, एक टेबल बिल्कुल वैसे ही वैसा, दूसरा टेबल थोड़ा सा नया होगा। उस टेबल में क्या होगा कि यार एसेट फेयर वैल्यू पे चला जाएगा, और गेन लॉस रिकॉर्ड होगा कहाँ पे? रिकॉर्ड होगा ओसीआई में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है। तो आइए आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, ताकि आप थोड़ा जहन लड़ाएं, फिर आपको पता चले, ठीक है। वही है, जिस तरह ऊपर वाला सवाल था एग्जाम्पल 11 हमने की, तो उसी तरह ही है। फेस वैल्यू दी है, प्रीमियम दी है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी फेयर वैल्यू आ जाएगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है पार्ट बन जाएगी, कूपन रेट टेबल बनेगा जो उसमें यूज़ होगा, टर्म उसकी 4 साल ज़िंदगी है, आईआरआर को इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, आईआरआर भी कहते हैं। तो वो वही है, हर साल के आखिर में देखो फेयर वैल्यू दी हुई है, क्यों? क्योंकि एफ वी टी ओ सी आई इन्वेस्टमेंट है। तो पहला काम क्या करो होमवर्क में, कि जितना हमने मोटाइज कॉस्ट का पढ़ा उतना कर दो, ठीक है। देखो वही वाला टेबल है, मोटाइज कॉस्ट वाला टेबल है, ठीक है। ये टेबल आपने देखा है, ये भी हमने काम पिछले क्वेश्चन में किया था, ये टेबल आपने देखा है, वही ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश, तो वही टेबल बनाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो, मज़े की बात चेक करो ज़रा, हम्म, हम्म, ठीक है, सब कुछ वही है, सिर्फ मैंने क्या कहा था, दो टेबल बनेंगे, तो टेबल नंबर 1, ये टेबल 1, ये वही है, सेम एज अमोर्टाइज कॉस्ट, जिस तरह हमने अमोर्टाइज कॉस्ट में नहीं किया था, बिल्कुल हूबहू वैसे ही बनेगा,
तो ये आप बना लेंगे, आई होप कि आपको कल हमने सिखाया था। टेबल टू थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला। ठीक है, टेबल टू थोड़ा डिफरेंस है। टेबल टू कैसे बनता है ये मैं आपको कल सिखाएंगे हम, टुमारो। ठीक है, टेबल वन वही है, सेम एज अमोर्टाइज कॉस्ट। उसकी एंट्री भी वही है, इनकी एंट्री फाइनेंशियल एसेट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, इसकी बैंक डेबिट फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। सिर्फ टेबल टू डिफरेंस है। ठीक है, टेबल टू में क्या होता है कि वो हर साल फेयर वैल्यू पे चला जाता है, ये देखो यहाँ से जंप करके फेयर वैल्यू पे, तो ये जो भी गेन या लॉस आता है ये हम ओसीआई में रिकॉर्ड करते हैं। कैसे करते हैं हम कल करेंगे, परेशान नहीं होना। अभी आपने सिर्फ टेबल वन बनाना है और इसका जनरल एंट्रीज करनी है। एंट्रीज वही हैं सारी। तो वहाँ पे दो एंट्रीज होती थी, यहाँ पे तीन होंगी। ठीक है, तो पहली दो एंट्रीज जो है वो वही है, देखो फाइनेंशियल एसेट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट बैंक डेबिट फाइनेंशियल एसेट क्रेडिट। ठीक है, पहली दो एंट्रीज वही हैं। ये तीसरी एंट्री कुछ डिफरेंट है, ये देखो वहाँ पे दो एंट्रीज थे, यहाँ पे तीन होंगी, तो तीसरी हम कल सीखेंगे। पहली वही है, दूसरी वही है, तीसरी हम कल सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरह करके ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो कल तक के लिए जी अपना ख्याल रखिएगा। सही है जी, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सारा रिवाइज करना है आपने। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।